जी एक दो मिनट ज़रा क्लास पूरी हो जाए। मीनवाइल पेज 489 पे एक पॉइंट पढ़ लें। कैंसिलेशन ऑफ मल्टीपल रजिस्ट्रेशंस। जैसे क्लास में स्टूडेंट को एक से ज़्यादा रोल नंबर गलती से दे दिए जाएं तो बाकी रोल नंबर कैंसिल कर दिए जाएंगे, एक रोल नंबर बरकरार रखा जाएगा। इसी तरह अगर सेल्स टैक्स वाले गलती से आपको 3-4 रजिस्ट्रेशन नंबर दे दें तो बाकी कैंसिल कर दिए जाएंगे, एक रखा जाएगा। A person holding multiple sales tax registrations shall retain only one and surrender others to commissioner, और बाकी कमिश्नर को सरेंडर कर देगा। लेकिन बोर्ड को एक पावर है कि अगर आपकी फैक्ट्रीज एक से ज़्यादा हैं तो हर फैक्ट्री के लिए अलग रजिस्ट्रेशन नंबर दे दें। आ जाएं। द बोर्ड में एलोकेट सेपरेट नंबर्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इन डिफरेंट इलाका। तो बोर्ड अगर चाहे तो अगर आपकी डिफरेंट फैक्ट्रीज हैं तो सबके लिए अलग नंबर दे दे, लेकिन असूली तौर पे आपके पास एक नंबर होना चाहिए और बाकी आप हुकूमत को जाके क्या कर दें, सरेंडर कर दें। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, अगर आपकी 2-3 रजिस्ट्रेशंस हुई हुई हैं गलती से सेल्स टैक्स में, तो क्या जो रजिस्ट्रेशंस आपकी हो चुकी हुई हैं और अब आपने कैंसिल करवा के एक रख ली है, तो क्या जो आपकी बकाया रजिस्ट्रेशंस कैंसिल हो गई थी, भाई इधर देखो, आपकी जो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गई थी उनका टैक्स आपने जमा कराने या वो माफ़ है? नहीं यार, ये क्या बात हुई। अगर गलती से सेल्स टैक्स वालों ने आपको 2-3 जगह रजिस्टर कर दिया था तो जहाँ जहाँ से आपने टैक्स लिया वो टैक्स तो आपने हुकूमत को जमा करवाना ही करवाना है। तो जो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएं उनके टैक्स भी माफ़ हैं या उनके टैक्स जमा करवाने पड़ेंगे? जमा करवाना। द टैक्स लाइबिलिटीज़ ऑफ कैंसल्ड रजिस्ट्रेशन शेल बी ट्रांसफर टू द रिटेन्ड। यानी 4-5 रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा दी, एक रख ली, तो टैक्स लाइबिलिटीज़ उसको शिफ्ट हो जाएंगी। एंड इफ रजिस्ट्रेशन आर इन डिफरेंट इलाका, LTU होते हैं बड़े इलाके, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, इसमें बड़े टैक्स पेयर्स, और RTO होते हैं छोटे इलाके, रीजनल टैक्स ऑफिस। LTU लार्ज टैक्स पेयर यूनिट्स। सफ़े के टॉप पे एब्रीवेशन लिखी हुई है, पहले सफ़े के टॉप पे। इफ़ रजिस्ट्रेशंस आर इन डिफरेंट इलाका, इफ़ रजिस्ट्रेशंस आर इन डिफरेंट इलाका, द पुराने कमिश्नर शेल ट्रांसफर द टैक्स बकाया जात फाइल्स टू द न्यू इलाका का कमिश्नर। असल में ये LTO RTO कुछ भी नहीं होते, ये वो दफ्तर होते हैं जहां कमिश्नर बैठा होता है। तो वेयर इफ रजिस्ट्रेशंस आर इन डिफरेंट इलाका, द पुराने कमिश्नर शेल ट्रांसफर द टैक्स बकाया जात फाइल टू द न्यू कमिश्नर। और ये न्यू कमिश्नर कौन सा वाला होगा? जहां आपकी एक रजिस्ट्रेशन बच गई है, क्योंकि 3-4 तो आपने कैंसिल करा लिया, तो जहां एक बच गई है वहां पे आपकी रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर हो जाएगी और वहीं पे आपकी टैक्स बकाया जात फाइल्स भी ट्रांसफर हो जाएंगी। क्लियर? अच्छा, कल हमने क्या पढ़ा था कि आपने रजिस्ट्रेशन कंप्यूटर सिस्टम के ज़रिए करवानी है। रूल 5 में देखें ना, अ पर्सन रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड शैल अप्लाई ऑन कंप्यूटर। तो कल हमने क्या पढ़ा था, रजिस्ट्रेशन आपने कैसे जमा करवानी है। कल जो लोग आए नहीं थे और यूट्यूब वाला लेक्चर अटेंड कर लिया, हाथ खड़ा कर दें। आज कर लेंगे, हाथ खड़ा कर दें जो लोग आए नहीं थे। क्यों क्यों सुस्ती कर रहे हैं? ठीक है, यूट्यूब की जान ले लिया। अच्छा, ये पेंडिंग किए जा रहे हैं चीज़ों को, मसला होगा आपके लिए। ओके, जिन्होंने लेक्चर ले लिया और हाथ नहीं खड़ा किया, ओके चले कर दिया करो। ओके, तो जुमे को भी हल्का फुल्का आधे पौने घंटे का कर लेंगे, लेकिन वो तो मेरे लगता है सारे ही यूट्यूब पे लेंगे, शायद मैं अकेला इधर खड़ा हूँ, तो हल्का फुल्का न्यूमेरिकल। ओके, पॉज करना यार ज़रा। ओके, अच्छा जी, तो
ऑप्शन टू फाइल एप्लीकेशन विद कमिश्नर। वैसे तो एप्लीकेशन कहाँ जमा करवानी है, बोलें बोलें बोलें, कंप्यूटराइज जमा करवानी है, अभी मैंने आपको पढ़ाया है। लेकिन अगर आप कमिश्नर के पास जाएं और उसे कहें यार मैंने एप्लीकेशन जमा करानी है रजिस्ट्रेशन के लिए, कमिश्नर के जाओ भाई कंप्यूटर में जमा कराओ। आप कमिश्नर को कहें कंप्यूटर क्या होता है, कमिश्नर के बैठ जाओ। अ पर्सन अनएबल टू फाइल एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन कौन सा रूल था कल, रूल 5 था ना, जाके देख लें, रूल 5 था। अ पर्सन अनएबल टू फाइल एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन और चेंजेस इन पर्टिकुलर्स। कई दफ़ा आप एप्लीकेशन देते हैं और बाद में अपना नाम पता बदल लेते हैं। अनएबल टू फाइल इन कंप्यूटर, कंप्यूटर में आप जमा नहीं करा पा रहे तो हल बताएं, येलो लाइन से हल बताएं, स्काई ब्लू से मैंने मसला बता दिया। अनएबल टू फाइल एप्लीकेशन इन कंप्यूटर, हल सबमिट डेटा टू कमिश्नर। तो कमिश्नर को आप दे दें हु विल इंश्योर द एंट्रीज इन सिस्टम विद इन 3 डेज। जो सिस्टम में एंट्रीज डाल देगा कितने दिनों में, 3 दिनों में। तो ये हेडिंग बता दें जरा, सेक्शन रूल की क्या है। ऑप्शन टू फाइल एप्लीकेशन विद कमिश्नर, कमिश्नर के पास भी आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। असूली तौर पे तो कंप्यूटराइज्ड होनी चाहिए। चलिए जी, आप हजरात के आने का वेट किया जा रहा था। पेज 488 रूल 5A, टेम्पोरेरी रजिस्ट्रेशन। टेम्पोरेरी रजिस्ट्रेशन मींस आरजी रजिस्ट्रेशन। ये इसके पर खोलो ना, क्या हुआ है, टेम्पोरेरी रजिस्ट्रेशन। इधर स्क्रीन की तरफ नहीं देखना, इधर देखना। एक बंदा मैन्युफैक्चरर है और उसकी इंटेंशन है प्लांट इंपोर्ट करने की। खुद मैन्युफैक्चरर है और उसकी इंटेंशन है प्लांट इंपोर्ट करने की। तो ऐसी सूरत में अच्छा, एक मैन्युफैक्चरर है और उसकी इंटेंशन क्या है, प्लांट इंपोर्ट करने की। तो ऐसी सूरत में वो क्या करे, वो अप्लाई करे, इंटेंशन है प्लांट इंपोर्ट करने की, अप्लाई टू FBR, इंटेंशन है प्लांट इंपोर्ट करने की, अप्लाई टू FBR फॉर टेम्पोरेरी रजिस्ट्रेशन, कि मुझे आरजी रजिस्ट्रेशन दे दो। वजह यह है कि कल हमने पढ़ा था रजिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी है कि आपने मशीन की तस्वीर खींचनी है। कल हमने रूल 5 में पढ़ा था कि रजिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी है कि आपने मशीन की तस्वीर खींच के लगानी है, तो फोटोग्राफ्स ऑफ मशीन। लेकिन अगर आपकी मशीन अभी आई ही नहीं, आपकी इंटेंशन है प्लांट इंपोर्ट करने की, तो आप तस्वीर खींच के नहीं लगा सकते, तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन भी नहीं मिलेगी। लेकिन एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ नया रूल 5A के नाम से, कि आप कौन सी रजिस्ट्रेशन करवा लें, टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन करवा लें, आरजीसी अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें। ठीक है, FBR will register for 60 days। मिसाल के तौर पे आपने अप्रैल में जाके कहा, तो आपको अप्रैल और मई के लिए रजिस्टर कर दिया गया। FBR will register for 60 days in 72 hours। क्या मतलब, समझ आया? FBR will register for 60 days in 72 hours। जैसे आप कॉलेज वालों को कहें मुझे ऑनलाइन पोर्टल की एक्सेस चाहिए, कोई मसला हो गया है, तो लाहौर की फ़िज़ा में मेरा दिल सा नहीं लग रहा, पता नहीं कॉलेज वाले क्या कहें। बहरहाल आप कॉलेज वालों को ये कहें, तो कॉलेज वाले ये कहें कि आपको सिर्फ हम 15 दिन के लिए एक्सेस दे देते हैं 2 घंटे के अंदर अंदर। अब ये दोनों बातों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है ना, 15 दिन और 2 घंटे एक बात तो नहीं है। यानी कि 2 घंटे के अंदर अंदर आपको एक्सेस मिल जाएगी, लेकिन मिलेगी कितने दिन के लिए, तो आपको 60 दिन के लिए आर्जी तौर पर रजिस्टर कर दिया जाएगा। कितने दिनों के अंदर अंदर, 72 घंटे, 3 दिनों के अंदर अंदर
जब आप जाके कहेंगे तो आपको 3 दिनों के अंदर अंदर 2 महीने के लिए क्या कर दिया जाएगा, आर्जी तौर पर रजिस्टर कर दिया जाएगा। FBR will register. Now you कौन taxpayer you will import plant। अब आप प्लांट को क्या करेंगे, जल्दी जल्दी इंपोर्ट करेंगे। अप्रैल में कोई 22, 23, 24, 25 मई, 26 मई, जल्दी जल्दी आप उसको इंपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। और जिस दिन आपको रजिस्टर किया जा रहा होगा, यू विल पे पोस्ट डेटेड चेक। आप क्या पे करेंगे, पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक ये होता है कि जैसे भी क्लास खत्म हुई और आपने अपने बैग में से चेकबुक अपनी निकाली, माशाल्लाह आपने बैंक अकाउंट खुलवा लिया हुआ अक्सर बच्चों ने, तो अपने बैग में से अपनी चेकबुक निकाली और उसके ऊपर लिखा 50 लाख रुपया, और होंडा एटलस कार को जाके 4 साल अगली डेट डाल के जमा करवा दी कि 4 साल बाद मैं गाड़ी खरीदने आऊंगा आपके पास। तो इट इज कॉल्ड एज पोस्ट डेटेड चेक। और फिर आपने चेकबुक एक और चेकबुक से एक और चेक फाड़ा और नीचे आप एडमिशन ऑफिस में चले गए और आपने 2 महीने बाद की डेट डाल के कॉलेज वालों को कह दिया ये अगले सेशन की फीस है मेरी। इसे कहते हैं पोस्ट डेटेड चेक। तो आप अप्रैल के पहले दिन, मिसाल के तौर पे 60 दिन है ना आपके पास, अप्रैल में 60 दिन में आपने प्लांट मंगवाना है, तो अब आप जब टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन लेंगे तो अप्रैल के पहले दिन आप क्या करेंगे, एक पोस्ट डेटेड चेक जमा करवाएंगे FBR को कि मेरा प्लांट है 1 करोड़ का, तो 1 करोड़ पे टैक्स बनता है 17 लाख, 17 लाख का टैक्स का चेक आप FBR को जमा करा देंगे। लेकिन वो FBR इन कैश नहीं करा सकेगा क्योंकि इस पर डेट अभी की नहीं लगी हुई, डेट चेक पे आगे की लगी हुई। अगर बैंक में लेके भी जाएगा FBR वाले तो बैंक वाले चेक को ऑनर नहीं करेंगे। तो इस पर डेट हो सकता है आप 25 मई की लगा दें, 26 मई की, 28 मई की, 29 मई की, जो भी डेट आपको लग रहा हो जिस दिन तक प्लांट आ जाएगा, ताकि उनको तसल्ली हो जाए। तो जब आप प्लांट इंपोर्ट करने की नियत कर लेंगे और पोस्ट डेटेड चेक जमा करा देंगे तो आपको 60 दिनों के लिए क्या कर दिया जाएगा, बोले रजिस्टर कर दिया जाएगा 72 घंटे के अंदर अंदर। अब इफ लिस्ट ऑफ मशीन इंस्टॉल्ड, इफ लिस्ट ऑफ मशीन इंस्टॉल्ड यानी कि मशीन आ गई, इफ लिस्ट ऑफ मशीन इंस्टॉल्ड is not submitted, if list of machine installed is not submitted in 60 days, अगर 60 दिनों में मशीन इंस्टॉल हुई की आप लिस्ट जमा ना करवाएं, मई के एंड तक कुछ 26, 27, 28, 29, 30 मई तक आपको एक लिस्ट जमा करवा देनी चाहिए कि जी ये मेरी मशीनें हैं, ये इनकी लिस्ट है, ये इंस्टॉल हो गई हैं और ये इनकी तस्वीरें हैं। If list of machine installed is not submitted in 60 days, तो आपको 2 पनिशमेंट्स मिलेंगी, आपको 2 पनिशमेंट्स मिलेंगी। नंबर 1, नंबर 2, एक तो आपकी रजिस्ट्रेशन डिसेबल हो जाएगी और दूसरा चेक इन कैश हो जाएगा क्योंकि वो डेट आ गई होगी, चेक इन कैश हो जाएगा। लेकिन अब फायदा ये होगा कि जब कभी प्लांट लेट भी हो गया ना, 75 दिन बाद आए, 80 दिन बाद भी आए प्लांट, तो कोई मसला नहीं, जब अब प्लांट आएगा तो दोबारा चेक नहीं जमा कराना पड़ेगा। टैक्स अल्लाह का शुक्र है आपका पहुंच जाएगा, लेकिन टैक्स अब आपको एडवांस में देना पड़ेगा क्योंकि प्लांट अभी आया नहीं। लेकिन अप्रैल भी गुजर गया, मई भी गुजर गया, 60 दिन पूरे हो गए, तो अब आपका चेक क्या कर लिया जाएगा, इन कैश कर लिया जाएगा। ये आपको क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। और वन मोर थिंग, चलें ठीक है, यहां तक नोट कर लें। लिस्ट ऑफ मशीन इंस्टॉल का मतलब है कि अब आप मई तक मशीनें भी मंगवाएं और मंगवा के इंस्टॉल भी करें और उसकी एक लिस्ट बनाएं और आप तस्वीरें खींच के भेजें। ये मतलब है लिस्ट ऑफ मशीन इंस्टॉल्ड। वो तभी बन सकेगी जब मशीनें आ गई होंगी। मतलब कह रहे हैं कि 60 दिनों में मशीनें मंगवाओ।
जब भी यही तब भी यही, आप ऑलरेडी सारा प्लान करके ही ये टेम्परेचर के लिए अप्लाई करें। आपको जल्दी क्या थी? अच्छा जी, so a person has an intention to import plant as a manufacturer. He will apply to Federal Board for temporary registration. FBR will register for April and May in 72 hours. Now you will import the plant plus you will pay a post-dated check. लेकिन अगर मशीन 60 दिनों में ना आई, इसकी मुश्किल इंग्लिश है, लिस्ट ऑफ मशीन इंस्टॉल्ड इज नॉट सबमिटेड। लिस्ट तभी जमा कराएंगे ना जब मशीन आ जाएगी, आई नहीं तो फिर लिस्ट कहाँ से जमा कराएंगे? इफ लिस्ट ऑफ मशीन इंस्टॉल्ड इज नॉट सबमिटेड इन 60 डेज, तो दो पनिशमेंट्स मिलेंगी। ये नज़र नहीं सी आ रहा होगा, दो पनिशमेंट्स मिलेंगी। रजिस्ट्रेशन डिसेबल हो जाएगी और चेक क्या हो जाएगा? इन कैश हो जाएगा। जी नहीं, ज़ाहिर बात है, इन द एंड तो उससे मैन्युफैक्चरर भी बनना है। इधर लाओ, चलें जी, ये हाईलाइट कर लें मेन चीज़ें, ये हाईलाइट कर लें, फिर मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ। एक बार पहले सुन लें। टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन शैल बी अलाउड टू हिम फॉर अ पीरियड ऑफ, एक मिनट इधर देखें ना पहले। टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन शैल बी अलाउड टू हिम फॉर 60 days within. Now he will import plant and machinery and will submit a post-dated check of if list of machines installed is not submitted. ये लिस्ट कब आप जमा नहीं करा सकेंगे? जब मशीनें आई नहीं होंगी तभी जमा नहीं करा सकेंगे ना। लिस्ट ऑफ मशीन इंस्टॉल्ड इज नॉट, तो लाल में दो सजाएं, टेम्परेरी डिसेबल हो जाएगी रजिस्ट्रेशन और पोस्ट डेटेड चेक इन कैश हो जाएगा। यार इसकी ना सेटिंग करो, ये देखो मैंने अगर टच करने हो तो मसला होगा। ओके, where a manufacturer files application for sales tax registration, where a manufacturer files application for sales tax registration as a manufacturer without installing machine, ये मसला है असल में। he is filing application without installing machine, ये मसला है इसके साथ, मशीनें अभी इंस्टॉल ही नहीं हुई। Temporary registration shall be allowed to him for a period of 60 days if he furnishes complete list of machinery. ये लफ्ज़ मैंने उधर नहीं लिखा था, ये लफ्ज़ मेन है। If he furnishes complete list of machinery to be imported, FBR will register for 60 days if he बोले furnish complete list of machine to be imported या already imported? To be imported. FBR will register if he furnished complete list of machine to be imported. उधर to be imported लिखा हुआ है और इधर installed लिखा हुआ है, यानी इंस्टॉल हो चुकी है। और यानी कि इंस्टॉल करने में आपकी सुस्ती होगी, किस वजह से? मशीन ही नहीं आई।
तो इधर क्या लफ्ज है? तो अप्रैल के शुरू में आपने क्या जमा कराने? मशीनरी इंस्टॉल्ड की लिस्ट या टू बी इंपोर्टेड की? और मई के एंड तक इंपोर्ट करके इंस्टॉल कर देनी है, लेकिन अगर मई के एंड तक इंपोर्ट करके इंस्टॉल ना की फिर 2 सजाएं मिलेंगी। इफ यू फर्निशेस कंप्लीट लिस्ट ऑफ मशीन टू बी इंपोर्टेड अलॉन्ग विद बिल ऑफ लेडिंग और गुड डिक्लेरेशन। गुड डिक्लेरेशन मैंने आपको बताया था, एक सफ़ा होता है जिसमें हम बताते हैं हमारी क्या क्या चीज़ें आ रही हैं बाहर के मुल्क से। इसका मुश्किल सा नाम बिल ऑफ लेडिंग भी है। गुड डिक्लेरेशन को अंडरलाइन कर लें, पेज शोइंग डिटेल ऑफ गुड्स। गुड डिक्लेरेशन एक पेज है जो डिटेल ऑफ गुड्स शो करता है। Temporary registration shall be issued by computer system within 72 days of filing of complete application. The person shall now import plant and machinery and raw material as a manufacturer if he submits to the custom authorities a post rate check. अगर आप post rate check जमा करा दें तो मशीन भी आप मंगवाएं और आप रॉ मटेरियल भी इंपोर्ट करें, कोई मसला नहीं। बट इफ पॉइंट 4 में इफ से पहले बट डाल लें, बट इफ लिस्ट ऑफ मशीन इंस्टॉल्ड इज नॉट सबमिटेड। ये ऐसा क्यों हुआ होगा कि लिस्ट ऑफ मशीन इंस्टॉल्ड सबमिट नहीं हो पा रही बेचारे से? मशीन ही नहीं आई तो इंस्टॉल कहां से होनी है? बट इफ लिस्ट ऑफ मशीन इंस्टॉल्ड इज नॉट सबमिटेड विद इन 60 days of temporary registration, such temporary registration shall be and post dated check shall be encashed। हाँ जी, चेक तो वही था ना, जब आपने मशीन इंपोर्ट करने का इरादा किया था तो आपने कहा था मेरी मशीन करोड़ की होगी तो 17 लाख में टैक्स जमा करवाऊंगा। तो वो जो 17 लाख का आपने चेक बना के दे दिया था, ये आपने 17 लाख का चेक बना के दे दिया था, वो अब आपका इन कैश हो जाएगा। टेम्परेरी का फायदा ये होता है कि अगर आप रॉ मटेरियल वगैरह इंपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, वरना हुकूमत वाले बड़ा तंग करते हैं, रॉ मटेरियल क्यों इंपोर्ट कर रहे हो, तुम कौन हो, क्या मसला है तुम्हें, पता नहीं तुम्हारी फिनिश गुड्स हैं या क्या हैं। तो इस तरह की चीज़ों से ना हुकूमत फिर तंग नहीं करती। नहीं, वो तो हो सकता है, लेकिन अगर बाद में साबित हो जाए कि आप बिल्कुल ही रजिस्टर्ड नहीं थे तो फिर तो पकड़ सकते हैं। ओके, अच्छा अगला सवाल, अप्रैल और मई की रिटर्न जमा करवाएगा ये? बिल्कुल जमा करवाएगा। पहली बात ये होगी, अ पर्सन होल्डिंग टेम्परेरी शेल फाइल मंथली रिटर्न, शेल फाइल मंथली रिटर्न। रिटर्न आप जमा करवाएंगे किस किस महीने की? अप्रैल और मई की। अब अगली बात जरा मैं छोड़ूं। ओके, तो रिटर्न तो आपने जमा करवानी है। अच्छा, अप्रैल मई की जब आपने रिटर्न जमा करवानी है तो अप्रैल और मई की जो रिटर्न है वो कुछ इस किस्म की होगी, आउटपुट 0, लेकिन आपने रॉ मटेरियल मंगवा लिया हुआ है, तो इनपुट मिसाल के तौर पे 20 रुपये, मिसाल के तौर पे 30 रुपये, रॉ मटेरियल आपने मंगवा लिया हुआ है, तो आपका 20 रुपये का रिफंड होगा और 30 रुपये का रिफंड होगा। लेकिन ये रिफंड नहीं होगा, ये 20 और 30 रुपये रिफंड होने की बजाय ये 50 रुपये क्या हो जाएंगे, कैरी फॉरवर्ड। और इंशाल्लाह जब जून में मशीन आ जाएगी तो जून में हम मशीन लगाएंगे, मशीन लगा के चीज़ें सेल करेंगे, सेल पे 17 लगाएंगे तो माशाल्लाह आपका आउटपुट भी आना शुरू हो जाएगा। तो फिर उस आउटपुट में से ये पुराने वाला इनपुट क्या कर लेंगे आप, माइनस कर लेंगे। लेकिन बताएं अप्रैल और मई में सेल क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि अभी मशीन ही नहीं आई, मशीन ही नहीं आई। जरा पॉइंट 6 में पढ़ता हूँ फिर नोट कीजिएगा। नो रिफंड शेल बी पेड ड्यूरिंग अप्रैल एंड मई। अप्रैल मई में रिफंड नहीं मिलेगा, ये 50 रुपये आपको रिफंड नहीं होंगे। एंड इनपुट, और इनपुट 50 का बचा ना, इनपुट में बी कैरिड फॉरवर्ड टू इज रिटर्न फॉर सब्सिक्वेंट टैक्स मंथ्स। नोट कर लें। तो इस 20 और 30 को रिफंड नहीं मिलेगा, ये मैं क्रॉस कर दूं, रिफंड नहीं मिलेगा, ये कैरी फॉरवर्ड होगा, क्योंकि आपकी सेल नहीं हो रही ना, अभी मशीन नहीं आई तो चीज़ें बनी नहीं तो सेल कहाँ से होनी है।
ओके, नो सेल्स टैक्स रिफंड शेल बी पेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टेम्पोरेरी. व्हाट इज द पीरियड ऑफ टेम्पोरेरी रजिस्ट्रेशन? April and May. And input may be carried forward for subsequent जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, जब भी सेल हुई चीजें तो आप इनपुट माइनस कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं. तो इनपुट को फिर आप जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में कैरी फॉरवर्ड कर लो. अच्छा, अगली चीज बताएं, क्या जिसको आर्जी तौर पे रजिस्टर किया जाए वो बंदा मशीन बेचारे की आई नहीं, सेल कर सकते हैं? सेल अभी चीजें बनाई नहीं मशीन से, सेल कर सकते हैं सेल. लेकिन अगर इसने सेल शुरू कर दी, मिसाल के तौर पे इसने एसी बनाने थे, इसने कहा मशीन तो आई नहीं, तो 4 मई को जाके या 4 अप्रैल को जाके इसने जालियां खरीद ली, इसने एसी बनाने की मोटरें खरीद ली, इसने प्लास्टिक खरीद ली, इसने तारें खरीदनी शुरू कर दी, इसने स्विच खरीदने शुरू कर दिए. अब वो मटेरियल पर सारा पड़ा हुआ है इसके पास. अब इसने कहा यार मशीन तो आ नहीं रही, मटेरियल का क्या करूं, अब मैं मटेरियल अभी मेरे किसी काम का नहीं है, तो चलो मैं बाद में खरीद लूंगा, अभी मैं ज़रा बेचता हूं, अगर मुझे अच्छी प्राइस मिल जाती है तो मटेरियल से ही फ़ायदा कमा लेता हूं. ये तो ट्रेडर बन गया, अब ये तो मैन्युफैक्चरर नहीं रहा. तो ऐसी सूरत में फिर सज़ा मिलनी चाहिए. हायर एक कंपनी है एक, जिसने आर्जी तौर पे अपने आप को रजिस्टर करवाया अप्रैल और मई के लिए. इट सोल्ड रॉ मटेरियल टू डॉलेंस इन अप्रैल एंड मई. अप्रैल और मई में इसने डॉलेंस को रॉ मटेरियल बेच दिया, हालांकि रॉ मटेरियल नहीं बेचना चाहिए था इसको, इसने तो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनानी थी. सजा डॉलेंस को मिलेगी. आपको जो फेंटी पड़ेगी वो लाके उसको छोड़ें, सजा डॉलेंस को मिलेगी. डॉलेंस का इनपुट डेड हो जाएगा. क्यों? जब आपने रॉ मटेरियल बेचा तो वो आपकी किस में गया? सेल में, परचेज में. आपने रॉ मटेरियल बेचा तो वो आपकी किस में गया? हायर कंपनी ने आरजी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया हुआ है, वो किस में गया? सेल में. अगर आपकी सेल में गया तो डॉलेंस की, तो डॉलेंस का इनपुट क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा. लिख लें जी. ऐसी तो 1000 चीजें अभी हमने पढ़नी है सेल्स टैक्स में, कि करता कोई और है, भरता कोई और है. पुलिस वाले भाई को पकड़ने आते हैं, दूसरे भाई को लेके चले जाते हैं. इट से क्या मुराद है? हायर कंपनी. पढ़ लें जी. हायर होल्डिंग टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन शेल फाइल मंथली रिटर्न. रिटर्न तो जमा कराएं हायर वालों आप, बट शेल नॉट इशू अ सेल्स टैक्स सेल इनवॉइस. समझ आ गई? बट शेल नॉट इशू अ सेल्स टैक्स की सेल इनवॉइस इशू ना करें. एंड इफ सच इनवॉइस इज इशूड, और अगर सेल कर दी आपने चीजें, नो इनपुट शेल बी एडमिसेबल टू हिज बायर्स. अ पर्सन हायर holding registration shall file monthly return, but hire shall not issue a sale invoice. सेल नहीं करेगी चीजें. एंड इफ सच इनवॉइस इज इशूड, और अगर सेल कर दी, नो इनपुट शेल बी अलाउड टू डॉलेंस. तो फिर डॉलेंस को इनपुट माइनस करने की इजाजत नहीं होगी. चलें जी, जुबानी याद कर लें मेरा सारा. If a manufacturer files application for sales tax registration as a without installing machine,
A temporary residence shall be allowed to him for a period of, if he furnishes a complete list of machinery to be imported, it will be issued within. He will now import plant and will deposit a post-dated check. If machinery is yet not installed, बल्कि मुश्किल लफ्ज़, if list of machinery is not installed, is not deposited within 60 days, registration will be disabled and check will be encashed. लेकिन हायर कंपनी आपने इन 2 महीने में रिटर्न जरूर जमा करानी है, लेकिन आपने सेल नहीं करनी. अगर सेल कर दी तो जिसने चीजें खरीदी उसकी वो परचेज है, तो उसका इनपुट डेड हो जाएगा. और दूसरी बात, ड्यूरिंग टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन नो रिफंड शैल बी अलाउड, हाउएवर द इनपुट मे बी कैरिड फॉरवर्ड टू हिज रिटर्न फॉर द सब्सिक्वेंट टैक्स पीरियड्स. अच्छा जी, पॉइंट सिक्स यहां से लेके यहां तक 1 से 1.5 मिनट में खत्म हो जाएगा. आपने सब कुछ छोड़ के इधर देखना है. कोई बच्चा है, बड़ा हो गया है और अम्मी उसको जबरदस्ती स्कूल डालने जा रही हैं. इफ अ बच्चा रिक्वायर्ड टू बी सेंट टू स्कूल डज नॉट गो टू स्कूल, द अम्मी मे इशू अ नोटिस. अम्मी बेटे को नोटिस भेजेंगी घर में ही, बेटा मैं तुम्हें नोटिस दे रही हूं, क्यों ना तुम्हें स्कूल में जमा करवा दूं. बेटे ने रिटर्न रिप्लाई कर दिया अम्मी को. इफ अम्मी रिसीव्स अ रिप्लाई फ्रॉम बेटा जिसमें बेटा लड़ रहे, आई एम नॉट लाइबल टू बी सेंट टू स्कूल, पहले वर्ड तो भेजो, आई एम नॉट लाइबल टू बी सेंट टू स्कूल. अम्मी शैल पर्सनली हियर द केस. अम्मी कहेंगी कमरे में आ जा बेटा. अम्मी शैल पर्सनली हियर द केस, बल्कि किचन में आ जा, वहां पे जो है वो चम्मच भी पड़े हुए हैं, कुकर में डालने वाले, दूसरे से क्या बनना है ये. तो अम्मी शैल पर्सनली हियर द केस, बेटा जरा आ जाओ कमरे में. देन अम्मी मे पास एन ऑर्डर फॉर जबरदस्ती रजिस्टर. और अम्मी ने 2-4 लगाई और उसको कहा अब तो जबरदस्ती रजिस्टर कराऊंगी मैं तुझे स्कूल जाके. अच्छा, रजिस्टर कराने के बाद ना उस रजिस्ट्रेशन की कॉपी बच्चे को जरा दे दें, बेटा मैंने तुझे रजिस्टर करा दिया है. कॉपी ऑफ ऑर्डर शेल बी प्रोवाइडेड टू डैट बच्चा एंड द ऑर्डर शेल बी एंटर्ड इन कंप्यूटर सिस्टम. और घर के कंप्यूटर सिस्टम में भी डाल दें बच्चा स्कूल जाने लग गया. लेकिन ये तो तब था कि अम्मी को बच्चे की तरफ से रिप्लाई आ गया था. लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अम्मी बच्चे को स्कूल डालना चाह रही हो, बच्चा अम्मी की बात का जवाब ही ना दे. इफ अ बच्चा डज नॉट रिस्पॉन्ड टू द नोटिस ऑफ अम्मी, तो अम्मी शेल जबरदस्ती पुट इन कार एंड सेंड हिम टू स्कूल. तो जबरदस्ती कंप्यूटर सिस्टम में डाल के उसको स्कूल भेज देंगी. और बच्चा उसी घर में रह रहा होगा, फिर भी अम्मी उसको एक कोरियर सर्विस से भेजेंगी कि देख बेटा तुझे रजिस्टर करा दिया. A जबरदस्ती रजिस्टर्ड बच्चा विल कंप्लाई विद ऑल रूल्स ऑफ स्कूल. वो स्कूल के सारे रूल्स ऑफ फॉलो करेगा. ये नहीं होगा कि टीचर बैठी होंगी तो कहेगा मम्मी ने मुझे भेजा, मैंने नहीं आना था तो मैं नहीं आपकी बात सुन रहा. नहीं, ऐसी बात नहीं. और अगर फिर वो होमवर्क वगैरह ना करे, स्कूल के रूल्स फॉलो ना करे, मस्तियां करे, लेट आए क्लास में, द अम्मी में, फिर अम्मी को ले आए. अम्मी में इशू अ नोटिस फॉर प्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स. अम्मी कही बेटा बैग लिया, कॉपियां लिया, बता कर क्या रहे तू. और खुद आई अपना एजेंट ना भेजी, क्योंकि बच्चे का लेवल आप देख रहे हैं शुरू से क्या है. तो रिक्वायर हिम टू अपीयर इन पर्सन. बेटा खुद आना, कोई अपने दोस्त को ना भेज देना अम्मी मेरी बुला रही है जरा आगे मुझे डिफेंड करो. नहीं, खुद आना बेटा. टू असेस द कि तुमने होमवर्क किया या नहीं. और सब कुछ रिकॉर्ड्स वगैरह मंगवाने के बाद और बच्चे को मंगवाने के बाद में अम्मी को पता चला कि इस बेचारे की तो इतनी उम्र ही नहीं थी और इसको तो मुझे रजिस्टर नहीं करवाना चाहिए था. अब अम्मी ठंडी हो गई बिल्कुल, रिलैक्स. इफ लेटर ऑन इट इज फाउंड दैट अ बच्चा वाज नॉट लायबल टू बी सेंट टू स्कूल बट रॉन्गली सेंट. ये सारा तो बड़े के साथ करना था, मैंने इसके साथ कर दिया. बट रॉन्गली सेंट ड्यू टू एरर, गलती से भेज दिया इसको. ठीक है, शक्ल मिलती थी. द कमिश्नर द अम्मी शैल कैंसिल द रजिस्ट्रेशन. चलो बेटा स्कूल में जाते हैं, तुम्हारी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराते हैं थ्रू कंप्यूटर सिस्टम. नाउ बच्चा शैल नॉट पे एनी टैक्स. अम्मी मैं कोई होमवर्क कर लिया करूँ? ना बेटा नहीं, अब नहीं कर. अम्मी फिर भी कुछ थोड़ा बहुत ना बेटा नहीं. नाउ बच्चा शैल नॉट पे एनी टैक्स. बच्चा कोई होमवर्क नहीं करेगा. अम्मी और कुछ टीचर ने 1-2 काम कहे थे. नहीं बेटा नहीं और कुछ नहीं, बस छोड़ो बोले. लेकिन अगर स्कूल में तुमने समोसा खा लिया तो उसके पैसे दे आओ. However, he will pay only excess tax collected. Okay. Which persons are liable to be registered? ये लोग है ना,
दे आर लायबल टू बी रजिस्टर्ड। अब मिसाल के तौर पर कोई बड़ी इंडस्ट्री है, उसने तो अपने आप को रजिस्टर कराने, और वो रजिस्टर नहीं करवा रही, जिसके 12 एम्प्लॉइज हैं, इसके तो 10 या कम एम्प्लॉइज थे ना, जिसके 12 एम्प्लॉइज हैं, उसने अपने आप को क्या करवाने, लेकिन अगर ये रजिस्टर ना करवाए अपने आप को, तो इसके लिए कौन सा सेक्शन लगेगा, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। इफ अ पर्सन, मिसाल के तौर पर लिख लें बड़ी इंडस्ट्री, कॉटेज है बड़ी इंडस्ट्री, बड़ी इंडस्ट्री, कोई बड़ी इंडस्ट्री हो, कोई इंपोर्टर हो, इंपोर्ट करने लग जाए, बताए ना, होलसेलर हो, होलसेल का काम शुरू कर दे, बताए ना, बच्चा बड़ा हो जाए, स्कूल ना जाए, इफ अ पर्सन रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड डज नॉट अप्लाई फॉर इट, तो कमिश्नर में इशू अ नोटिस टू सच पर्सन। कमिश्नर पहले तो नोटिस भेजना, यार आप आ जाओ, को रजिस्टर कराते होते हैं, वो करवा लिया आपने। अब आगे दो पॉसिबिलिटीज है, या तो वो रिप्लाई कर दे जिसमें वो लड़े कि मुझे रजिस्टर ना करो, या वो ज्यादा ढीठ हो, और कुछ लोग तो आगे बोल देते हैं कि प्लीज मुझे रजिस्टर ना करो, ये मसला है वो मसला है, कुछ लोग होते हैं बिल्कुल ही चुप हो जाएं और लिफ्ट ही ना कराएं टैक्स वालों को। तो दो ऑप्शन है आगे, मल्टीपल ऑप्शन है, 2 या 3। इफ कमिश्नर रिसीव्स अ रिप्लाई फ्रॉम पर्सन, शुक्र है कमिश्नर ने नोटिस भेजा कि हम तुम्हें रजिस्टर करने लगे हैं, उसने क्या भेज दिया, रिप्लाई, जिसमें लड़ रहा है कि आई एम नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड, कॉन्टेस्टिंग हिज लायबिलिटी टू बी, कि मुझे रजिस्टर क्यों कर रहे हो, ही से मुराद है कमिश्नर। तो कमिश्नर कहेगा बेटा खुद जरा आना, तुम बताओ मसला क्या है। बाद में कमिश्नर में पास एन ऑर्डर फॉर कंपल्सरी, तो कमिश्नर इसे जबरदस्ती रजिस्टर कर दे। कॉपी ऑफ द ऑर्डर शेल बी प्रोवाइडेड टू पर्सन, उसके घर एक कॉपी भेज दी जाएगी कि तुम्हें रजिस्टर कर दिया गया, एंड द ऑर्डर शेल बी एंटर्ड इन कंप्यूटर सिस्टम एज वेल। नेक्स्ट, ये तो तब था ना जब बंदे ने रिप्लाई कर दिया, बट इफ अ पर्सन डज नॉट रिस्पॉन्ड टू द नोटिस, लेकिन अगर वो नोटिस को रिस्पॉन्ड ही नहीं करा, तब कमिश्नर शेल जबरदस्ती रजिस्टर थ्रू कंप्यूटर सिस्टम, फिर उसको जबरदस्ती कंप्यूटर सिस्टम से रजिस्टर कर दिया जाएगा, एंड विल इन्फॉर्म हिम थ्रू, कौन किसको क्या इन्फॉर्म करेगा, कमिश्नर टैक्स पेयर को इन्फॉर्म करेगा कि हमने तुम्हें क्या कर दिया, रजिस्टर कर दिया। अ जबरदस्तीली रजिस्टर्ड पर्सन विल कंप्लाई विद ऑल लॉ, अब उस पर सारा लॉ लगेगा, लेकिन अगर लॉ वो फॉलो ना करे, यानी अब भी जिद्दी है, 100 वाली चीज 100 में ही बेच रहा है, तो द कमिश्नर में इशू हिम नोटिस फॉर प्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स लेके आ जाओ, सेल परचेज रिकॉर्ड्स हमने पढ़े थे, इनकम टैक्स में कल पढ़े थे वैसे, रिकॉर्ड्स लेके आ जाओ अपने, लेकिन खुद आना। क्यों आऊं, टू असेस द सेल्स टैक्स, कि हमने तुम्हारा क्या निकालना है, जान नहीं, सेल्स टैक्स, टू असेस द सेल्स टैक्स। अब सारा गुस्सा कमिश्नर का ठंडा हो गया। इफ लेटर ऑन इट इज फाउंड दैट, बाद में पता चला कि वो 12 एम्प्लॉयज नहीं थे उसके, वो 3 बंदे मिलने आए हुए थे, उसके तो 9 एम्प्लॉयज हैं, वो तो छोटी सी इंडस्ट्री है, वो तो महल्ले वाले आए हुए थे किसी काम के लिए उधर, तो बाद में पता चला ये तो कॉटेज इंडस्ट्री है। इफ लेटर ऑन इट इज फाउंड दैट पर्सन वाज नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड बट रॉन्गली रजिस्टर्ड ड्यू टू एरर, द कमिश्नर, अब बिल्कुल कमिश्नर बिल्कुल ठंडा हो गया, द कमिश्नर शैल कैंसिल द रजिस्ट्रेशन। जाओ यार, मैंने आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल की, एक बोतल मेरी तरफ से पी लो, मैंने आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल की थ्रू कंप्यूटर सिस्टम। सर कमिश्नर मैंने कोई टैक्स वगैरह जमा कराना, नहीं आपने नहीं, ही शैल नॉट पे एनी टैक्स, नहीं आप जाएं सर, नहीं कमिश्नर कोई थोड़ा बहुत टैक्स मेरे से, ना नो, ही शैल नॉट पे एनी टैक्स। अच्छा कोई लेट पेमेंट पे सरचार्ज वगैरह, नहीं लेट पेमेंट पे इंटरेस्ट आपसे नहीं, आप जाएं, आपको हमने गलती से रजिस्टर कर दिया। अच्छा कोई जुर्माना वगैरह मैंने जमा कराना हो, बहुत तंग किया, नहीं आप जाएं। लेकिन अगर आपने रजिस्ट्रेशन के अरसे के दौरान किसी को 100 वाली चीज 17 की बेच दी है, तो वो आपको अब बेचनी नहीं चाहिए थी क्योंकि यू वर नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड, लेकिन अब आपने बेच दी है, तो इस 17 को फिर एक्सेस टैक्स कहा जाएगा, वो अब आपने दे दिया है। अगर इसका बर्डन कस्टमर पे ट्रांसफर हो गया, 3B में ये पढ़ा था हमने, अगर इसका बर्डन कस्टमर पे ट्रांसफर हो गया है, तो फिर ऐसी सूरत में आप ये 17 हुकूमत को जमा करवा दें, ये तो रखने का आपका हक नहीं है। तो एक्सेस टैक्स याद है क्या था, एक्सेस टैक्स वो टैक्स था जो हमने गलती से ले लिया किसी बंदे से, हुकूमत के झांसे में आके हम जबरदस्ती रजिस्टर हो गए और हमने कलेक्ट कर लिया टैक्स अंडर मिस एप्रीहेंशन,
पेज 47 पे पढ़ा था, गलती से टैक्स ले लिया। अगर गलती से किसी बंदे से टैक्स ले लिया सरसे में तो उसे क्या कर दें, उसे जमा करवा दें हुकूमत के खजाने में। एक्सेस टैक्स था, कौन सा सेक्शन बोले हैं, 3B। जितना अगर आपने कर दिया तो उतना फिर आप माइनस भी कर लेंगे। ओके, अखबार में खबर आई, अम्मी अब्बू ने मेरा नाम अमजद रखा था, लेकिन आज के बाद मुझे रशीद कह के पुकारा जाए। तो बंदे ने क्या बदल लिया, अपना नाम बदल लिया, या बिजनेस का एड्रेस बदल लिया, या पहले ट्रेडर था अब मैन्युफैक्चरर बन गया। सारी एप्स बंद कर दी ऐसे ऐसे करके। या ट्रेडर था अब क्या बन गया, इसको क्या कहेंगे अंग्रेजी में, चेंज इन पर्टिकुलर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन या एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, चेंज इन पर्टिकुलर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन। बस पढ़ लें रूल 1, 3 और 4, कोई सवाल है तो पूछ लें। एनी क्वेश्चन? अच्छा, ये 2 पॉइंट्स में डिफरेंस आपने देखा है? अगर आपका नाम पता बदल जाए तो आप खुद बता दें, अगर आपने खुद नहीं बताया तो कमिश्नर खुद चेंजेस कर देगा। ये इन दोनों पॉइंट्स में फ़र्क है। अगर आपका नाम पता बदले आप खुद बता दें, आप नहीं बता रहे और किसको पता चल गया तो कमिश्नर खुद ही फिर कर लेगा। या तो आप बता दें अब्बू को कि मैं आज सिगरेट पी के आया हूँ, या अब्बू बता देंगे बेटा गली के नुक्कड़ पे तू खड़ा हुआ था दोस्त के साथ। दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, छितर तो पड़ना ही है। उसी प्रोसेस में कहीं ये वाला काम भी हो गया होगा ना। अच्छा, इन केस ऑफ चेंज इन नाम, इन केस ऑफ चेंज इन पता, इन केस ऑफ चेंज इन अदर पर्टिकुलर्स इन रजिस्ट्रेशन, द पर्सन शैल बताए इन कंप्यूटर सिस्टम इन 14 डेज ऑफ चेंज। इन 14 डेज ऑफ चेंज का क्या मतलब है, चेंज से 14 दिन पहले बताएगा या चेंज के बाद 14 दिन के अंदर बताएगा? चेंज के बाद 14 दिन के अंदर बताएगा। यानी जब अखबार में आपने इश्तिहार दे दिया उसके बाद 14 दिन आपके पास है सेल्स टैक्स वालों को बताने के लिए। द कमिश्नर में बेस्ड ऑन अवेलेबल इन्फॉर्मेशन, हो सकता है कि आपने ना बताया हो अब्बू को इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अब्बू ने मोहल्ले के अंदर आपको पता है जासूस छोड़े होते हैं, तो द कमिश्नर में बेस्ड ऑन अवेलेबल, छोड़ने भी चाहिए, रियल अब्बू यही है। द कमिश्नर में बेस्ड ऑन अवेलेबल इंफॉर्मेशन एंड आफ्टर इंक्वायरी मे मेक मॉडिफिकेशंस इन द रजिस्ट्रेशन। तो टीपी ने खुद बताया, कौमी को पता चला, ये फर्क है पॉइंट 1 और 4 में। अच्छा जी, अगर चेंज अप्रूव हो जाए तो कंप्यूटर सिस्टम कौन सा सर्टिफिकेट देगा, ओरिजिनल वाला या रिवाइज वाला? रिवाइज्ड। एंड द इफेक्टिव डेट शेल बी द डेट अप्लाइड फॉर चेंज। इफेक्टिव डेट क्या होगी इस ऑर्डर की, जिस दिन आपको इजाजत मिली या जिस दिन आपने अप्लाई किया था, किसी ने अप्लाई किया था। आमतौर पे इफेक्टिव डेट ऑर्डर की वो होती है जिस दिन इजाजत मिली, लेकिन इधर इफेक्टिव डेट ऑर्डर की वो होगी जिस दिन अप्लाई किया था। उस दिन से समझा जाएगा आपको इजाजत है, अब अपना नाम पता बदल सकते हैं। पॉइंट 2 का मतलब बताएं। मिसाल के तौर पे द चेंज फ्रॉम ट्रेडर टू
मैन्युफैक्चरर, चेंज फ्रॉम ट्रेडर, पहले आप दुकानदार थे, अब आपने अपनी फैक्ट्री बना ली है। द चेंज फ्रॉम ट्रेडर टू मैन्युफैक्चरर शैल बी अलाउड इफ ऑल कंडीशंस इन रूल 5 आर फुलफिल्ड। रूल 5 में जरा ढूंढे मैन्युफैक्चरर के लिए अलग कंडीशंस कौन सी थी। रूल 5 में ढूंढे मैन्युफैक्चरर के लिए अलग कंडीशंस कौन सी वाली थी। एक तो ये तो सबके लिए थी ना, बैंक का नाम बताओ, बिजली के बिलों की डिटेल भी सबने जमा करानी थी, ब्रांचेस का भी सबने बताना था। ये वाली बात सिर्फ मैन्युफैक्चरर के लिए थी और ये वाली बात मैन्युफैक्चरर के लिए थी। पॉइंट ई वाली बात में क्या लिखा हुआ है उसने, मैन्युफैक्चरर ने फोटोग्राफ्स जमा करानी है मशीन की, और पॉइंट ई में ये लिखा हुआ है, 5 में ये लिखा हुआ है कि पोस्ट वेरिफिकेशन होगी, हुकूमत के बंदे आपके प्रेमिसेस में आके देखेंगे कि आपकी मशीनें इंस्टॉल्ड भी हैं या नहीं। तो ये दो बातें किसको पूरी करनी पड़ेंगी, लेकिन अगर आप अपना नाम सिर्फ चेंज करा रहे हैं तो ये दो बातें तो पूरी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप पहले ट्रेडर थे और आप क्या बनने लगे हैं, तो अब आपने क्या करना है, ये दो कंडीशंस पूरी करनी है। तो रूल 5 में ये ई और 5 था असल में, जो इसको पूरा करना ज़रूरी है। आप पेपर में रूल 5 तो नहीं लिख के आएंगे, कंडीशंस इन लॉ, कानून की कंडीशंस पूरी होगी। रूल 5 का लफ्ज़ तो नहीं पेपर में याद रहना आपको, लेकिन कंडीशंस हमें पता होनी चाहिए कौन सी वाली हैं। एक पॉइंट ई था और एक 5 था। अच्छा जी, एक तो ये है ना कि आप एड्रेस अपना चेंज करा लें उसी शहर के अंदर, लेकिन ऐसा भी हो सकता है आप शहर ही चेंज कर लें, हमने शहर ही छोड़ दिया, ऐसा भी हो सकता है आप शहर ही चेंज कर लें। तो पढ़ लें, पॉइंट 8 में कुछ सवाल है तो पूछ लें। LTO RTO होता है जहां कमिश्नर बैठा हो, उस दफ्तर का नाम है। पॉइंट 8 में कोई चीज़ है तो पूछ लें। तो वही वाली बात, बोर्ड को पता चला यहाँ कमिश्नर नहीं है, टीपी ने खुद सोचा, वही जो दोनों बातें भी ऊपर थी। एक तो आपने अपना शहर बदला, आपने खुद बता दें, नहीं आप बता रहे तो बोर्ड को पता चलेगा, वो आपको बता देगा कि यार हमें पता चले आपने ये किया। बोर्ड को पता चला, टीपी ने खुद बताया। द बोर्ड में ट्रांसफर द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पर्सन, इसमें ये लाइन है ना, फ्रॉम टू, कहाँ से कहाँ जाना है आपने। द बोर्ड में ट्रांसफर द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पर्सन फ्रॉम वन इलाका ऑफ LTO RTO टू अनदर, LTO बड़े दफ्तर, RTO छोटे दफ्तर। इफ़ अ पर्सन इंटेंड्स टू शिफ्ट इज बिजनेस एक्टिविटी, पॉइंट 4 में आ जाए, फ्रॉम द इलाका ऑफ, अंग्रेजी वही है जो यहाँ पे लिखी हुई है, फ्रॉम द इलाका ऑफ वन LTO RTO टू एन अदर, ही शैल अप्लाई टू बोर्ड, फिर आप बोर्ड को अप्लाई कर दें। एंड द बोर्ड विल फॉलो द प्रोसीजर इन सब रूल 2 and 3, यानी प्रोसीजर एक ही है। प्रोसीजर क्या है, अब आपके सारे रिकॉर्ड्स वगैरह नए इलाके में ट्रांसफ़र हो जाएंगे या पुराने में, लाहौर से गुजरात जा रहे हैं तो गुजरात ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ऑन ट्रांसफ़र ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम लाहौर टू गुजरात, ऑल रिकॉर्ड्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पर्सन शेल बी ट्रांसफर टू गुजरात। आपके सारे रिकॉर्ड्स या आपके कोई टैक्स देने की जिम्मेदारियां हैं, वो सारी अब कौन डील करेगा, गुजरात वाला बंदा। द LTO और RTO वेयर रजिस्ट्रेशन इज ट्रांसफर्ड, ये कौन सा है, लाहौर नहीं है यार, वो तब होता फ्रॉम वेयर अगर लिखा होता। द LTO RTO वेयर रजिस्ट्रेशन इज ट्रांसफर्ड, ये कौन सा वाला है, गुजरात शेल नाउ एक्सरसाइज
जुरिस्डिक्शन, जुरिस्डिक्शन होता है इलाकाई पावर, तो गुजरात वाले अब इलाकाई पावर आप पे लगाएंगे। रिगार्डिंग एक्शंस टेकन, टेकन क्या मतलब, ये बात हुई थी डिसीज्ड इंडिविजुअल में। टेकन जो एक्शन आपके खिलाफ शुरू हो चुके थे आपके शिफ्ट होने से पहले। टेकन और पेंडिंग एक ही मतलब है, टेकन और पेंडिंग, जो शुरू हो चुके थे या अभी पेंडिंग थे, तो वो अब कौन सा कमिश्नर चलाएगा, गुजरात वाला। इन केस ऑफ ट्रांसफर, और जब आपको एक इलाके से दूसरे इलाके आप ट्रांसफर हो जाएंगे तो बोर्ड क्या करेगा, बोर्ड शैल इशू इंटीमेशन लेटर। इंटीमेट करने का क्या मतलब होता है, आपने घर वालों को जैसे बता दिया है मैं इंशाल्लाह फ्राइडे को रात तक पहुंच जाऊंगा। इन केस ऑफ ट्रांसफर द बोर्ड शैल इशू इंफॉर्मेशन लेटर टू द पर्सन बाय कोरियर। बाय कोरियर जरा लिख लेंगे तो एक फिक्रे की सेंस बन जाएगी। तो कोरियर के जरिए आप उसको बता दें कि आपको हमने शिफ्ट कर दिया, जैसे आप कह रहे थे। एक कॉपी इसकी भेज दें बड़े दफ्तर, या फिर अगर वो छोटे इलाके में तो छोटे दफ्तर में इसकी कॉपी भेज दें, ताकि कमिश्नर को भी पता चल जाएगा किसने इजाज़त दे दी है, बोर्ड ने इजाज़त दे दी एक इलाके से दूसरे इलाके में जाने की। अच्छा जी, ये सारी बातें तो आपको ऑलरेडी पता है। पॉइंट 11 वाली, ये पॉइंट 11 ना, वो जो रूल 4 है जाके देखें, उसका ऑपोजिट है। पहले सफ़े पे रूल 4, रूल 4 की हेडिंग क्या है, और ये क्या है। अच्छा, ये ज़रा ज़बानी याद कर लें और हाथ खड़ा कर दें जो बंदा सुनाने को तैयार है। कौन लोग अपने आप को डी रजिस्टर करा लें। एक दो पॉइंट इसमें मैं समझा दूंगा, वो ज़रा मुश्किल है, बाकी याद कर लें ये सारे पॉइंट। ये पेपर में 3-4 नंबर का सवाल आता है अक्सर। Every registered person shall apply to commissioner for cancellation of registration. Every registered person shall apply to commissioner for cancellation of registration. ये कौन लोग हैं जो अप्लाई करने जाएंगे, जिसका कारोबार क्या हो गया है, बंद हो गया है। पहले गाड़ियां बेचता था, बकरे बेचता है, whose sales become exempt from टैक्स। जो अपना बिजनेस किसी को बेच दे, 1 और 3 एक ही जैसी चीज़ है, बेच दो या बंद कर दो बिजनेस, किसी और के साथ मर्ज हो जाए, लेकिन ऑब्वियसली फिर नए बिजनेस में आपको रजिस्टर तो कराना पड़ेगा। Who fails to file return for 6 consecutive months. होंडा कार्स अगर 6 महीने मुसलसल रिटर्न जमा ना कराए तो इसको डी रजिस्टर कर देंगे और आप मजे करिए 30 लाख वाली गाड़ी 30 लाख में बेचे। ये तो गलत कॉन्सेप्ट है। फिर असल में ये कॉन्सेप्ट वहाँ लगता है, कोई इंपोर्टर है कई महीनों से इंपोर्ट कर रहा है, 2-3 महीनों से पता चला आपको कि इंपोर्ट नहीं करा, अब आप FBR वाले वेट करते रहे, तो किसी ने बताया यार वो तो बीमार हो चुका हुआ है, वो तो हॉस्पिटल में है, 3-4-5 महीने हो गए हैं, वो इंपोर्ट उसने बंद कर दी हुई है। अब FBR वाले 5-6 महीने इंतजार करेंगे, उसका आता है तो ठीक है, नहीं आता तो बस ठीक है, उसको उठा के डी रजिस्टर कर दो। इसी तरह कोई होल सेलर है, वो होल सेल का काम करता था, वो होल सेलर की कोई वीज़ा लग गया, बाहर चला गया, अब FBR वाले उसका इंतजार कर रहे हैं 5-6 महीने से, यार वो होल सेलर एक आता था रिटर्न जमा कराने, किसी ने कहा यार वो तो नहीं, अब वो तो चला गया पाकिस्तान से, तो ठीक है उसको उठा के डी रजिस्टर कर दो, ख़त्म करो बात। तो जो बंदा 6 महीने में सस्ता रिटर्न जमा ना करवाए तो हुकूमत उसे क्या कर दे, डी रजिस्टर कर दे। लेकिन अगर ऐसा बंदा है जिसने रिटर्न जमा करवानी थी और ना करवाए 6 महीने, उसको फिर हम डी रजिस्टर नहीं करेंगे, उसकी सजा 1-2 सफ़े बाद पढ़ेंगे। अच्छा, तो इसकी मिसाल लिख लेना 6 महीने वाले की। इंपोर्टर ने इंपोर्ट ही बंद कर दिया 6 महीने से, अब क्या करें, और बता भी नहीं रहा कि मैंने इंपोर्ट बंद कर दिया, तो क्या करें अब इसको। स्टूडेंट ने आना ही छोड़ दिया है और बता भी नहीं रहा कि मैंने आना छोड़ दिया है, ठीक है इसको कैंसिल करें, इसका रोल नंबर कॉलेज से फारा करें, क्या करें आप। कई लोग बैंक से पैसे निकलवा लेते हैं और 2-2 साल बैंक को बताते नहीं, तो बैंक फिर 2-3 साल वेट करता है, आपका बैंक अकाउंट खत्म कर देता है। ये उस तरह का कॉन्सेप्ट। Who ceases to remain registered का मतलब लिखें, पहले 12 एम्प्लॉइज थे अब 9 रह गए हैं,
तो नाउ देर इज नो रीजन टू रिमेन रजिस्टर्ड, नाउ यू शुड सीज योर सेल्फ टू गेट रजिस्टर्ड। अब आपको रुक जाना चाहिए। तो ये वो कॉन्सेप्ट है कि पहले आपके वही मेन कॉन्सेप्ट वही है जो 5वें में है, आखिरी में भी वही है, हु सीजेस टू रिमेन रजिस्टर्ड। जो रजिस्टर रहने की अब कोई वजह नहीं बची इसके लिए। यानी कि आपके पहले 12 एम्प्लॉइज थे, कॉटेज इंडस्ट्री नहीं थे, अब आपके 9 एम्प्लॉइज हो गए हैं, तो अब बस ठीक है, जाए अपने आप को क्या करा लें, डी रजिस्टर करवा लें। यार ये तो जल्दी क्लास खत्म हो जानी है आपकी, नहीं दूसरी क्लास में टाइम लग गया इन चीज़ों को। अच्छा इधर देखें, आपने जनवरी के शुरू में कहा कि मुझे डी रजिस्टर कर दो, तो कमिश्नर ना आपको कहेगा मार्च के एंड तक टैक्सेस जो तुम्हारे रहते हैं ना वो जमा कराओ। आपने जनवरी के शुरू में कहा मुझे डी रजिस्टर कर दो, कमिश्नर ने कहा ठीक है मैं कर देता हूं, जरा 90 दिन में ना मार्च के एंड तक टैक्सेस टुक्सेस जो है ना वो दे दो। अब आपने क्या किया, आपने जाकर फरवरी में टैक्स जमा करवा दिया, आपने फरवरी में टैक्स पे कर दिया। तो अब आपको डी रजिस्टर फरवरी में किया जाए, नहीं 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 नहीं, आपको मार्च में डी रजिस्टर किया जाएगा। कमिश्नर अपने फॉर्मेलिटीज वगैरह पूरी करने में टाइम ले लें, आपको मार्च में डी रजिस्टर किया जाएगा। क्लियर। दूसरी ऑप्शन, आपने जनवरी में जाकर डी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया और कमिश्नर को कहा मुझे डी रजिस्टर कर दो, कमिश्नर ने कहा यार मार्च तक टैक्स जमा करवा दो, आपने सुस्ती की और आपने जाके जून में जाके टैक्स जमा कराया। अब आपको जून में जाके क्या किया जाएगा, डी रजिस्टर। अच्छा जी, अब जरा देखिएगा गौर से बात। अब 2 सिनेरियोज बने हैं, ये सिनेरियो 1 है। जनवरी के शुरू में जाके आपने क्या रिक्वेस्ट की, मुझे डी रजिस्टर कर दो, कमिश्नर ने कहा ठीक है मैं आपको डी रजिस्टर कर देता हूं, आप मेरे भाई हो, 90 दिन ले लो, 90 दिन ले लो, आराम से ना टैक्स जाके जमा करा दो, मैं आपको डी रजिस्टर कर दूंगा। आपने फरवरी में जाके टैक्स पे कर दिया, आपने फरवरी में टैक्स, आपने कहा जल्दी जल्दी बोझ उतारो, फरवरी में टैक्स पे कर दिया। कमिश्नर कहते हैं यार मुझे कोई जल्दी नहीं है आपको डी रजिस्टर करने की। इन दोनों में से लेटर डेट क्या है, लेटर मार्च तक कमिश्नर ने आपको टाइम दिया था, मार्च में ही कमिश्नर डी रजिस्टर करेगा, कमिश्नर को कोई जल्दी नहीं है आपको डी रजिस्टर करने की। सेकंड ऑप्शन, नोट नहीं करना, ये नोट नहीं करना, ये तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ डेज काउंट करके एग्जाम्पल करानी है आपको, इस तरह हवाई एग्जाम्पल्स तो नहीं आती पेपर में, एग्जैक्ट डेज काउंट करने पड़ते हैं पेपर में। अच्छा जी, आपने जनवरी में जाके शुरू में रिक्वेस्ट कर दी मुझे डी रजिस्टर कर दो, कमिश्नर ने कहा यार मार्च तक ना, मार्च के एंड तक जरा टैक्स पे कर दो, मैं आपको डी रजिस्टर कर दूंगा। और जनवरी गुजरा, फरवरी गुजरा, मार्च गुजरा, ये बंदा तो एफिशिएंट है जरा, मार्च गुजरा, अप्रैल गुजरा, मई गुजरा, जून में आपने जाके टैक्स पे किया। इन दोनों में से लेटर क्या है, जून में आपको क्या कर दिया जाएगा, डी रजिस्टर कर दिया जाएगा। क्लियर। डी रजिस्ट्रेशन की डेट्स बता दें, सबर चलें जी, ये सवाल करें और डी रजिस्ट्रेशन की डेट बताएं मुझे। 90 दिन या जब टैक्स जमा कराएं, विच एवर इज लेटर, 90 दिन फ्रॉम डेट ऑफ एप्लीकेशन या टैक्स जमा कराने की तारीख, विच एवर इज लेटर। ट्राई करें जरा। एक काम कर लेते हैं ना, 5 मार्च के बाद ना 90 दिन गिन के रख लेते हैं, ये तो टैक्स जमा कराने की तारीख है ना 15 में, 5 मार्च के बाद क्या क्या कर लेते हैं, 90 दिन गिन लेते हैं, 5 मार्च के बाद 90 दिन गिन लेते हैं। अच्छा आज ना 90 दिन गिनना सीखें, पहली दफा मैं आपको सिखाने लगा हूं। 5 का दिन नहीं आपने गिना करना, इसमें जब भी दिन गिनने ना अगले दिन से गिना करना है। जिससे कोई अम्मी आपको काम कहें बेटा ये काम 2 दिन में कर दो, अब इट डजंट मीन कि आज का दिन भी शामिल है, ठीक है अम्मी कल लो परसों में मैं कर देता हूं, तो जिस दिन आपको कहा जाए वो दिन नहीं आपने काउंट करना। तो 5 मार्च को आपने रिक्वेस्ट की कि मुझे डी रजिस्टर कर दो, कमिश्नर ने कहा अच्छा ठीक है 90 दिनों में कर दूंगा, तो इट डजंट मीन कि 5 मार्च को काउंट करें। अब पहला महीना आपने उंगलियों पे गिनना है, आखिरी कैलकुलेटर पे, पहला महीना उंगलियों पे, आखिरी कैलकुलेटर पे, 5 से गिनना शुरू करें, 5 को डाले बगैर
6 7 8 सारी उंगली 6 7 8 9 जेबों से हाथ निकालें 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 मार्च के कितने दिन हो गए 26 कितने पूरे करने हैं 90 अप्रैल के 30 होते हैं कैलकुलेटर पे टोटल कर लूँ 90 पूरे हो रहे होंगे या अभी चलता रहूं ये मेरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी कैलकुलेटर पे टोटल करके अभी देख लूँ या अभी चलते रहूं 90 शायद पूरे ना हुए हों मेरे ख्याल से तो मई के भी डाल के 90 पूरे नहीं हो रहे होंगे अभी भी कैलकुलेटर पकड़ने की जरूरत नहीं है मई के भी डाल के 90 अभी पूरे नहीं हो रहे होंगे तो अब आपको लग रहा है कि जून में 90 पूरे हो जाएंगे मैथमेटिक्स का सवाल पूछ रहा हूँ अब लग रहा है कि जून में 90 पूरे हो जाएंगे तो यहाँ 90 लिख के कैलकुलेटर पे बैलेंसिंग निकालना है 90 -26 -30 -31 लेकिन जब आप लॉ को फॉलो करेंगे ज़िंदगी में प्रैक्टिकली तो अगला बंदा आपसे जब मशवरा मांगेगा तो आप उसको 90 दिन नहीं बताया करेंगे वो आपसे कहेगा यार 90 दिन मुझे समझ नहीं है मुझे एग्जैक्ट डेट बताओ तो आपको उसको डेट बतानी होगी एग्जैक्ट तो 3 जून तक कमिश्नर आपको टाइम देगा या 3 जून तक ना टैक्स जमा करा दो नोट कर लो ये 26 उंगलियों पे गिनने हैं यहां उंगली बना दें यहां कैलकुलेटर बना दें छब्बीस उंगलियों पे वैसे 26 का भी आपको एक शॉर्टकट बता दूंगा 21 - 5 21 - 5 21 - 30 मार्च में कितने हैं 31 है ना तो 31 - 5 देखिए 26 आ रहे हैं शॉर्टकट एक तरीका है लेकिन अभी छोड़ें उसको 31 - 5 उसमें 5 का लेटर लिखना पड़ेगा लेकिन इस तरह ना चलें अभी 6 से गिनना शुरू करें उंगलियों पे उसमें तो आने जाने के दिन दोनों काउंट करते वो अलग बात थी ओके जी मिस्टर उमर अप्लाइड फॉर डिसीजन ऑन 5 मार्च एक बात बताएं जो ऑब्वियस है कि 3 जून तक कमिश्नर इसको मौका देगा क्या जमा करवा दो इसको 3 जून तक मौका दिया गया था टैक्स जमा करवा दो ये 15 मई को ही टैक्स जमा करवा के चला गया अच्छा बच्चा 15 मई को डी रजिस्टर ना करें वेट कर लें 3 जून को आराम से डी रजिस्टर कर लें कोई जल्दी नहीं अब शायद आपको बात समझ आई होगी ऑन विच डेट ही अप्लाइड 5 मार्च ऑन विच डेट ही अप्लाइड 5 मार्च कमिश्नर ने कहा यार 90 दिन में टैक्स जमा करा दो भाई इन्होंने कहा 90 दिन छोड़े कमिश्नर साहब 90 दिन से पहले ये आपकी खिदमत में टैक्स है कमिश्नर ने कहा यार कोई जल्दी नहीं है तुम 15 मई को टैक्स जमा करा दिया कोई जल्दी नहीं है मैं इंशाल्लाह तुम्हें डी रजिस्टर कर दूंगा 3 जून तक जाओ यार द कमिश्नर मे इशू डी रजिस्ट्रेशन विद इन द लेटर ऑफ फॉलोइंग 90 डेज काउंट करें 5 मार्च से 3 जून या डेट ऑल टैक्सेस डिपॉजिटेड बाय हिम 15 मई एज 3rd जून इज लेटर कमिश्नर मे इशू ऑर्डर ऑफ डिसीजन बाय 3rd जून दूसरा जरा ट्राई करें अच्छा 3 डेट्स अपने सामने रखें और बताएं ये 3 डेट्स क्या हैं 5 मार्च की क्या डेट है आपने जाके रिक्वेस्ट की मुझे डी रजिस्टर कर दो एक डेट आपको पेपर में गिवन नहीं होगी वो आपको खुद निकालनी पड़ेगी कमिश्नर ने कितने दिन आपको देने हैं टैक्स जमा कराने के लिए कमिश्नर ने आपको कहा 3 जून तक टैक्स जमा करा दो 3 जून भी गुजर गया आपने टैक्स जमा नहीं कराया आप बता दें आपने लेट टैक्स जमा कराया तो अब आप बताएं लेट दोनों में ही रूल लेटर ऑफ है अब आप बताएं आपको 3 जून को रजिस्टर किया जाए या 12 जुलाई को या विच एवर इज लेटर तो 3 जून और 12 जुलाई में से व्हाट इज लेटर तो यू विल बी डी रजिस्टर्ड बाय 12 जुलाई अच्छा 90 दिन में कमिश्नर ने करना क्या है कमिश्नर आपका ऑडिट करेगा और चेक करेगा कि आपका बिजनेस बंद भी हो गया या नहीं और गाड़ियां सारी बिक गई या बकरे बेचने शुरू भी कर दिए या नहीं तो कमिश्नर इन 90 दिनों में आपको ऑडिट करेगा इसलिए वो आपको 90 दिन दे देता है
कि 90 दिन में आप टैक्स जमा करवाओ, मैं आपको ऑडिट करता हूँ, ताकि मकमुका करके एक ही दफ़ा आपका काम ख़त्म करें। काम ही ख़त्म। अच्छा जी, द कमिश्नर ऑन रिसीविंग एप्लीकेशन, कौन किसको किस लिए एप्लीकेशन देने गया था? टैक्स पेयर कमिश्नर को एप्लीकेशन देने गया था, किसके लिए? द कमिश्नर ऑन रिसीविंग एप्लीकेशन और ऑन हिज ओन इनिशिएटिव, तो वही फिर बात होगी ना, ऑन रिसीविंग एप्लीकेशन टैक्स पेयर ने बताया और ऑन हिज ओन इनिशिएटिव कमिश्नर ने सोचा, वो जो बात बार बार हम लिख रहे हैं। तो द कमिश्नर ऑन रिसीविंग एप्लीकेशन और ऑन हिज ओन इनिशिएटिव मे इशू ऑर्डर ऑफ डी रजिस्ट्रेशन और मे इशू ऑर्डर ऑफ विद इन द लेटर ऑफ 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन और द डेट सारे पुराने बकाया जाता डिपॉजिटेड बाय हिम। द पर्सन शैल बी डी रजिस्टर्ड थ्रू कंप्यूटर सिस्टम। इन 90 दिनों में कमिश्नर ने करना क्या है? The commissioner will complete the audit in 90 days of date of application and order लिखें, डायरेक्ट का मतलब, and order the applicant, उसे क्या ऑर्डर देगा? बताइए ना क्या ऑर्डर देगा? To discharge any outstanding liability। आउटस्टैंडिंग क्या होती है? पेंडिंग। To discharge any outstanding liability by filing a final return। 90 दिनों में पता चल गया अब हमें अंदर की कहानी के 90 दिन में कमिश्नर ने क्या करना था। अगली लाइन का मतलब क्या है? कमिश्नर चाह रहे मैं 90 दिनों में रजिस्टर कर दूं, लेकिन वो अपने रिकॉर्ड्स ही नहीं दिखा रहा। कमिश्नर कह रहा है कारोबार बंद हो गया है, तो चलो जरा फैक्ट्री में अपने रिकॉर्ड्स वगैरह दिखाओ, सेल्स के सारे टी अकाउंट्स के कैरी डाउन्स तुम्हारे जीरो आ गए, डेटर से पैसे ले लिए, क्रेडिटर से पैसे, सब पेएबल्स, रेंट पेएबल जीरो हो गए, आप रिकॉर्ड दिखा ही नहीं रहे, तो फिर तो आपको रजिस्टर नहीं किया जाएगा ना। पर्सन शैल नॉट बी डी रजिस्टर्ड अनलेस ही प्रोवाइड्स द रिकॉर्ड फॉर ऑडिट। अच्छा यार, ये ना फिक्रे ज़िंदगी में इस तरह आया करेंगे, इन फिक्रों को ना आप ज़िंदगी में आसान करना सीखें। कुछ की तो इंग्लिश माशाल्लाह अच्छी है, उनको मसला नहीं होता, इन फिक्रों को इस तरह आसान कर सकते हैं आप। अ पर्सन अप्लाइंग शैल बी डी रजिस्टर्ड इफ, अब देखें जरा ज़्यादा फिक्र आसान लग रहा है पढ़ने में, बहरहाल जिनकी इंग्लिश अच्छी है उनसे मैं बात नहीं कर रहा इस वक्त। अ पर्सन अप्लाइंग शैल बी डी रजिस्टर्ड इफ ही प्रोवाइड्स रिकॉर्ड। बताएं ज़्यादा मजा आया फिक्रा पढ़ने का? वो ज़रा पुठे तरीके से फिक्रा था। अ पर्सन शैल नॉट बी डी रजिस्टर्ड, तुझे डी रजिस्टर नहीं किया जाएगा जब तक कि तू रिकॉर्ड ना दे, तुझे खाना नहीं दूंगी मैं जब तक कि तू होमवर्क ना करे। अम्मी समझ नहीं आया बेटा, होमवर्क कर लो खाना दे दूंगी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये कह रही थी आप। ये दो तरीके हैं ना बात करने के। पॉइंट 3 जरा छोड़ें, 4 पढ़ें। अच्छा, एक बंदा 5 मार्च को आया और 5 मार्च को डी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करके भाग गया। टैक्स टुक्स 90 दिन फारग, क्या फारग हो जाएंगे वो टैक्स? नहीं नहीं, ये बात तो बिल्कुल नहीं है। डी रजिस्ट्रेशन की वजह से पुरानी लाइबिलिटीज माफ हो जाएंगी जब वो पेएबल है स्टिल। द लाइबिलिटीज बिफोर डी रजिस्ट्रेशन शैल स्टिल बी पेएबल बिकॉज ऑफ कैंसलेशन। कैंसलेशन की वजह से माफ नहीं हो जाएंगी। अच्छा, पॉइंट 3 अल्लाह करे आपको समझ आ जाए, अगर आप इस बुलेट से मिला के ज़रा पढ़ें, इस बुलेट को जहन में रख के पॉइंट 3 पढ़ने की कोशिश करें। आपको समझ आ रहा है पॉइंट 3? कोई सुस्त बंदा था 6 महीने से रिटर्न ही जमा नहीं कराने आया। एक तो है ना, कुछ लोग खुद आ जाते हैं। कोई सुस्त बंदा था 6 महीने से रिटर्न ही जमा नहीं कराने और इंपोर्ट भी बंद कर दी हुई और घर बैठ के मोबाइल पे गेमें खेल रहा है। तो द पर्सन विल बी डी रजिस्टर्ड आफ्टर ऑफ नोटिस। हम उसको नोटिस भेजेंगे, यार वो 6 महीने से आप इंपोर्ट नहीं कर रहे, तो शहबाज शरीफ ने सुना इंपोर्ट बंद कर दी है, तो आपने भी इंपोर्ट फिर बंद कर दिया है, तो आपको हमने नोटिस भेजा, यार डी रजिस्टर करने लगे हैं आपको। अगर कोई बात वगैरह आपने बतानी है तो वो आके हमें बता दो, कोई मसला नहीं। अगर आपका इरादा है कंटिन्यू रखने का वो और बात है। वैसे हम आपको डी रजिस्टर करने लगे हैं और हमने आपके का नोटिस भी भेज दिया, तो ये शायद उस कॉन्टेक्स्ट में आप पढ़ें तो ज़्यादा आपको समझ आएगा बेहतर। चलें जी, अब इंशाल्लाह पौना घंटा आपने घर में लगाना है तसल्ली से, ये सारा आपको जो है ना रिवाइज़ हो जाएगा। अभी आप मुझे ज़रा जल्दी जल्दी से इंग्लिश में कुछ बातें बताते रहें। शुरू से टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन,
तो इफ अ पर्सन इज अ मैन्युफैक्चरर एंड ही नीड्स रजिस्ट्रेशन विदाउट इंस्टॉलिंग मशीन, registration will be issued within 60 days within. Now you should start importing the plant. अब्दुल्ला इसकी तस्वीर खींच लें. Now you should start importing the plant and you will deposit a post dated. But if the plant is not installed in 60 days, registration will be disabled and check will be encashed. If you are holding temporary registration, you will file return, but you will not issue a sale invoice. Otherwise, the input of buyer will be disallowed. No sales tax refund will be allowed for April and May. However, it will be carried forward for subsequent tax months. Heading क्या? Compulsory registration. तो if a person required to be registered, इनकी लिस्ट है कहीं लॉ में persons required to be registered की? किस रूल में लिस्ट है इनकी? रूल 4 में. एंड दे डू नॉट अप्लाई, द कमिश्नर मे इशू देम एन नोटिस. पहले उनको नोटिस भेजो ना, भाई हम ये करने लगे हैं. अगर आपको रिप्लाई आ जाए जिसमें वो लड़ रहा हो कि मुझे रजिस्टर ना करो, तो केस सुन के आप डिसाइड कर सकते हो कि हमने उसको रजिस्टर करना है. और अगर रिप्लाई ना आए फिर तो सीधा सीधा, और फिर वो सारा लॉ फॉलो करे. अगर ना फॉलो करे तो उससे 2 सजाएं दो, और अगर बाद में माफ़ी मांगनी पड़े आपको तो बाद में माफ़ी मांग के उसको घर भेज दो, यार सॉरी गलती हो गई थी हमारे से. हेडिंग पकड़ें, हेडिंग चेंज इन नाम पता वगैरह आपने बदलना है. लेकिन अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं आप, तो फिर वो कंडीशंस आपको पूरी करनी पड़ेंगी. एक इलाके से दूसरे इलाके जाना है, कंप्यूटर नहीं इस्तेमाल करना आता, एक से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हैं, और डी रजिस्ट्रेशन. किताबें नहीं बंद करनी. डी रजिस्ट्रेशन का ये वाला सवाल किस नाम से आएगा? सर्कमस्टांसेस या सिचुएशंस? सर्कमस्टांसेस या सिचुएशंस. और ये वाला सवाल किस नाम से आएगा? ये मैं शेल से मिला के कर रहा हूं क्योंकि शेल भी इसमें शामिल है. प्रोसीजर, शेल अप्लाई टू कमिश्नर, फिर 90 डेज, शेल से मिला के आगे सारा ये प्रोसीजर है. प्रोसीजर अलग है, और सिचुएशंस ये कि कब कब होंगे, और प्रोसीजर क्या, तरीका क्या है. अच्छा, ये मैंने ना एक निशान सा लगाया हुआ है जो सवाल मैंने दूसरी क्लास में कराए हैं. ना खोलें, छोड़ें परे, कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है. खुलवानी में मैं खुलवा दूंगा. क्वेश्चन 49 है, हाँ खोल के टिक करना पड़ेगा. सॉरी आपको. आइडेंटिफाई द सिचुएशंस इन विच अ रजिस्टर्ड पर्सन इज लायबल टू बी डी रजिस्टर्ड. बताएं कौन सा वाला लिख के आएंगे? सिर्फ वो जो 5-6 अभी पढ़े हैं, ये वाले, सिर्फ ये वाले. लेकिन एक और सवाल भी है अगला, स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन डी रजिस्ट्रेशन. प्रोसीजर, ये वाला सारा, ये स्टेप्स इन्वॉल्व है. 90 दिन दे दें, 90 दिन में वो आ जाएगा, लेकिन पुराने टैक्स जमा करवाने पड़ेंगे. ये स्टेप्स हैं. अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस a registered person becomes liable to be deregistered. किन सूरतों में आपने रजिस्टर करवाना है अपने आप को? ये तो वो हो गए ना सर्कमस्टांसेस. ऑल्सो स्टेट द प्रोसीजर. कोई प्रोसीजर अगला सारा. चलते चलते कल वाला सवाल भी कर लेते हैं. लिस्ट द पर्सन्स हु आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड. कौन से वाले? 4 वाले. यार ये सवाल जरा पढ़ें. यार ये जो है ना, ईद से पहले जो एक सैटरडे है, उस सैटरडे को जो सेल्स टैक्स है ना, सारा अच्छे तरीके से याद कर लें, चैप्टर 22 और 23. और ईद वाले दिन तो मेरा मशवरा होगा बिजनेस का चैप्टर और एओपी का चैप्टर, और साथ जो है वो टैक्स क्रेडिट्स का चैप्टर को भूल गया होगा. ईद वाले दिन ये कर लें, फिर ईद से अगले दिन न्यूमेरिकल्स को आप टाइम दे दीजिएगा. कुछ इस तरह प्लानिंग कर लें. अच्छा, रूल्स रिलेटिंग टू चेंज इन पर्टिकुलर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन. तो रूल्स रिलेटिंग टू चेंज इन पर्टिकुलर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये कौन सा है? बोलें 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 बोलें.
चेंज इन पर्टिकुलर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन। डन। ये क्या है? मैं बताता हूं क्या। ये क्या है? अदर देन चेंज ऑफ बिजनेस कैटेगरी। अच्छा, वैसे ये कह रहे कि एक काम ना करना, वैसे मुझे पता है आप लोगों ने करना भी नहीं था, लेकिन वो भी कह रहे कि ना करना। वो क्या काम है वो जरा सुने। वो क्या काम है? वो कह रहे कि भाईजान चेंज इन बिजनेस कैटेगरी लिखने ना बैठ जाना, क्योंकि ऐसे ऐसे लायक बच्चे आ रहे हैं कि चेंज इन बिजनेस कैटेगरी में सिर्फ पॉइंट 2 नहीं लिख के आते, यानी ट्रेडर से मैन्युफैक्चरर, चेंज इन कैटेगरी हो रही है ना, चेंज इन कैटेगरी तो सिर्फ 2 में है मेरे ख्याल से। कहते चेंज इन कैटेगरी वाले पॉइंट ना लिखने बैठ जाना, क्योंकि मुझे डर है अगर चेंज इन कैटेगरी आप लिखने बैठ गए तो पॉइंट 7 के अंदर ही आपने ये दो बातें भी लिखा नहीं है। वैसे तो आपने ये करना नहीं था फिर भी, लेकिन वो भी मना कर रहा है। शायद मैं समझा पाया हूं, मैं दोबारा कोशिश करता हूं समझाने की। कहते चेंज इन कैटेगरी वाली बात लिखनी नहीं है तुमने। हमने कहा चेंज इन कैटेगरी वाली बात तो ये है, ये कौन सी वाली बात है? ये वाली। कहता है ये ना लिखना, क्योंकि कहता है मुझे डर है अगर ये लिखने बैठ गए ना आप, तो आपने फिर पॉइंट 2 के साथ ये दोनों भी लिखने लग जाने, आप उसे कहें हमने नहीं लिखना था। तो ये कह रहे हैं, तो अब वो असल में कहना ये चाह रहे हैं कि आप सिर्फ 1, 3 और 4 लिखाओ और 2 लिख के आने की जरूरत आपको नहीं है। जी इंशाल्लाह कल ताज़ा मौके मिलेंगे। वो फिर आइए, उससे पूछो।